आ जाए भाग नंबर 5। ठीक है, भाग नंबर 5 ये है आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक। ठीक है, और जिसका नाम है आपका केंद्र। ठीक है, सेंट्रल लिखा होगा या फिर संघ लिखा होगा कहीं। ठीक है, संघ लिखा हो, सेंट्रल लिखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसने भाग नंबर 5 पढ़ लिया ना अच्छे से, उसके लिए भाग नंबर 6 कुछ नहीं है, क्योंकि जो शक्ति केंद्र में है वही सेम शक्ति कहाँ पर होगी, राज्य में होंगी, बट नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे संघ में राष्ट्रपति होगा तो राज्य में राज्यपाल होगा, वहाँ प्रधानमंत्री होगा तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इस तरह के बाद नाम चेंज होंगे, बस सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आपका भाग नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का है आपका पद। आर्टिकल में 52 में लिख रखा है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति का पद हम किस देश से लेके आए हैं, ब्रिटेन से। कहाँ से लेके आए हैं हम, ब्रिटेन से। समझ की बात, राष्ट्रपति के पद को हम कहाँ से लेके आए हैं, ब्रिटेन से लेके आए हैं। आर्टिकल नंबर 52 में भी यही लिख रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 53 वो है आपका कार्यपालिका। ठीक है, क्या है वो आपकी पहले कार्यपालिका। अब कार्यपालिका जो है दो भागों में आपकी बटी हुई है। एक है आपकी वास्तविक है और एक है आपकी औपचारिक। एक वास्तविक है और एक ऐसी है औपचारिक। ठीक है, वास्तविक होते हैं कौन, आपके प्रधानमंत्री, मतलब कि सारे काम कौन करेंगे, आपके प्रधानमंत्री। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि विदेश में जितने भी यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सारे काम जो काम लेके आने हैं, जो काम जो भी काम है बढ़ाने हैं, कुछ भी काम करने हैं हमें, वो कौन कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका की जो शक्ति का पूरा अंडर किसके अंडर है, पीएम के अंडर है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता, मतलब कि यहाँ पे कौन आएगा, आपका राष्ट्रपति। जब तक किसी भी काम पे राष्ट्रपति का साइन नहीं होता वो कार्य वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, तो कहा गया कि कार्यपालिका का वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, और जो कार्यपालिका का औपचारिक जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो बात कहने की है कि जो भी काम होंगे आपके, वो सारे काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। कहीं जाना है, कोई सम्मेलन करना है, कोई भी उद्योग में कोई विकास करना है, वो कौन करेंगे, आपके प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन जब तक आपकी राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी, तब तक आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका की जो शक्ति का जो औपचारिक है वो कौन है, आपके राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। समझ में आ गई बात। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन। ये बताओ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और नियुक्ति, ठीक है, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर क्या होता है। पहले हमें ये बताना चाहिए कि निर्वाचन और नियुक्ति में क्या होता है अंतर। अच्छा, और नियुक्ति, तो निर्वाचन होता है कि आपका चुनाव होना। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसकी नियुक्ति नहीं होती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति। समझ में आ गई बात। तो राष्ट्रपति का क्या है, आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल नंबर 54 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है पहली कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता कौन है, तो वो करवाता है आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। ठीक, अब कोई ये बताएगा कि निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल के तहत है। अगर आपने पढ़ा हो कि जो आपका निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 324 के तहत है। आर्टिकल नंबर 324 में
निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे उसके बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करवाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और संसद के निर्वाचित सदस्य कौन से होंगे? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्य हैं। और साथ में कौन से? विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ठीक। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में कौन कौन सी होती हैं? विधानसभा और विधान परिषद, ये होते हैं 4। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। कारण क्या है? विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, विधानसभा भंग होती है, ठीक है। कारण क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती? क्योंकि कहा गया है संविधान में कि विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। कहा गया है कि जिस दिन विधान परिषद पूरे भारत में लागू हो जाएगी उस दिन हम विधान परिषद को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है कि विधान परिषद में सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के नाम आएंगे, तो ऑटोमेटिक जो वोट्स हैं आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, पक्षपात हो सकता है, ठीक है। तो कहा गया है कि विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। क्लियर होगी इतनी बात? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं संसद के? संसद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? अगर आपको पूछता है कि संसद लिखा होगा ना, अगर संसद में पूछा होगा कि संसद में कितने होते हैं, तो हो जाएंगे टोटल आपके कितने? 14, ठीक है। जिसमें से लोकसभा के कितने होते हैं? 2 होते हैं। राज्यसभा कितने होते हैं? 12। तो टोटल कितने हो गए? 14, ठीक है। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपके मनोनीत सदस्य, जो ये 14 मनोनीत सदस्य हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है, कोई बताएगा? अभी तो 12 तो हैं ही, ये तो एंग्लो इंडियन तो खत्म हुए हैं ना, ये 12 तो हैं ही। तो क्या इन 12 को कि ये 12 जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्यों? क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं लेते भाग। इसका कारण ये है कि कहा गया है कि एक राष्ट्रपति आगे भी दोबारा चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो कहा गया कि अगर ये 12 या 14 आदमी क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति चुनता है ना। तो कहा गया कि अगर वही राष्ट्रपति दोबारा खड़ा होगा चुनाव के लिए, तो ये जो 12 या 14 आदमी हैं, ये दोबारा तो उसी राष्ट्रपति देंगे जिसने वो किया है। तो कहा गया कि पक्षपात हो सकता है इस तरह से, तो इसलिए कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर की बात? तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है सिर्फ, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ हाँ, ये है निर्वाचित, ये जो ऊपर वाले हैं निर्वाचित हैं, जिनका चुनाव हो के आए हुए हैं। ये वाले निर्वाचित नहीं होते, ये मनोनीत होते, अपनी मर्जी से भेजता है। समझ में आ गई बात? मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपने मन से भेजता है, उनका निर्वाचन नहीं होता। तो कहा गया है कि भाग कौन लेंगे? जो निर्वाचित होंगे सिर्फ। समझ में आ गई बात? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है कौन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है सिंपल। क्योंकि अभी हाल ही में एक प्रैक्टिस सेल को सॉल्व कर रहे थे हम, तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो वहाँ पे विधान परिषद लिखा हुआ था आंसर। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब लोकसभा के 2 होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं? 12। टोटल कितने हैं? 14। कहा गया कि अब जो ये वाला भाग है ये ख़त्म कर दिया गया है,
2019 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये कौन होते हैं? आपके एंग्लो इंडियन होते हैं ना, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? ये एंग्लो इंडियन कौन थे और इनको कैसे चुना गया और इनको अब बंद क्यों कर दिया गया? कहा गया है अंग्रेज नहीं है, कहा गया है कि भारत पर जो शुरू से मतलब भारत पर अधिकार हुए ना, मतलब विदेशी आए हैं, तो वो कहाँ से आए? सारे के सारे यूरोप से। पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, स्वीडन आए, ये सारे आते रहे। तो कहा गया कि जो लोग भारत में आए हैं कहाँ से? यूरोप से, ठीक है, भारत में आ गए यूरोप से, उन्होंने भारत में राज्य किया, साथ में रहे, यहाँ से भारतीय महिलाओं से शादी की, ठीक है। अब इन भारतीय महिलाओं से शादी करने के बाद जो उनसे बच्चे पैदा हुए हैं वो कहलाए जाते हैं आपके एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो कहा गया है कि पहले इनको संविधान में जगह दी गई थी आराम से, मतलब राष्ट्रपति इनको देता कि 2 व्यक्ति आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनकी जगह इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि 1947 और 1961 अंग्रेज चले गए थे 47 में और पुर्तगाल चले गए 61 में। अब उतने साल के बाद अब कहा गया कि अब भारत में शायद ही एंग्लो इंडियन हो, तो इसलिए अब जो है आपका 2019 में, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि अब क्या पता अब हो ही ना, क्योंकि अब क्या पता वो मर गए होंगे तो ना के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आपका जो है एंग्लो इंडियन वाला जो पद है वो समाप्त कर दिया गया है। कि अब देखें उत्तराखंड में भी पहले होता था 70+1, तो ये एक जो था ये भी एंग्लो इंडियन था, तो अब ये एंग्लो इंडियन वाला पद भारत से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। भाग कौन कौन लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये 4 लोग भाग लेंगे, बाकी कोई भाग नहीं लेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर बताइए। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे हम वोट दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष होता है जहाँ पर हम वोट नहीं दे रहे हैं कि हमारे बदले कोई और ही वोट दे रहा है वहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब ये अनुपातिक प्रणाली है क्या और एकल संक्रमणीय प्रणाली है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिटा दूं? अब ध्यान से देखना, पहले हम डिस्क्राइब करते हैं अनुपातिक प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक प्रणाली में बोलते हैं कि मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं A, B, C, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 आदमी खड़े हुए हैं, ठीक। तो अनुपातिक प्रणाली में ये कहा गया है कि मान के चलो जैसे कोई पहला बंदा आया, उसने वोट दिया B को। अब इसमें ऐसा होता है कि इसने वोट दिया, किसी एक को दे दिया वोट। अब हमारे में क्या होता है, हम किसी एक को वोट देते हैं और बाहर आ जाते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में विधानमंडल को जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपने ममता राकेश पर क्लिक किया और आप बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में आपको जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के, आपको सबको वोट देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये B नंबर वाला पहला बनना चाहिए, अगर ये इतना अच्छा नहीं है तो उसके बाद ये बनना चाहिए, लास्ट में फिर ये है ही। बात करें अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि आपको सबको वोट देना है। ऐसा नहीं जैसे हम विधानमंडल के चुनाव में भाग करते हैं कि हम एक को वोट देते हैं और बाहर आ जाते हैं, और हमने 2-3 को वोट दे दिया तो आपका वोट निरस्त हो जाता है ना निरस्त। तो कहा गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको सभी को वोट देना है, चाहे 10 खड़े हो, चाहे 20 खड़े हो, कितने भी खड़े हो। समझ में आ रही है बात? तो इसमें आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि मेरे हिसाब से B वाला बनना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए और उसके बाद ये होना चाहिए, ऐसे हो गया। कोई दूसरा बंदा आया, उसने पहले इसे दे दिया और फिर इसे तीसरे पे रखा, इसे दूसरे पे कर दिया। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। फिर तीसरा बंदा आया, उसने इसको पहला दिया, इसको ये दिया और इसको ये दे दिया, ठीक है।
ऐसे करते करते पूरी लिस्ट तैयार हो गई। अब होते हैं आपकी काउंटिंग। कहा गया कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोगों ने पहले नंबर पर राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब पहला कितने व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये पहला राष्ट्रपति बने, मतलब राष्ट्रपति बने। तो देखा कि यहाँ पर भाई एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, इसकी तरफ एक आया है, इसकी तरफ कोई नहीं आया अब तक। इसका मतलब कि ये वाला व्यक्ति पहला बन जाएगा आपका, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका राष्ट्रपति बन जाएगा, क्योंकि जो आगे आदमियों को वोट पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा बी को दिए हैं कि ये वाले व्यक्ति चाहते हैं कि ये बी वाला राष्ट्रपति बने। इन केस मान के चलो आगे जाके वोटिंग हुई और यहाँ पे ड्रॉ हो गया, मतलब कि सी वालों को भी 2 लोगों ने दे दिया और इस वाले को भी 2 लोगों ने दे दिया था। मान के चलो हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो मान के चलो अब यहाँ पे भी 2 आ गए और यहाँ पर भी 2 आ गए व्यक्ति। अब मतलब लोगों ने क्या किया कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये वाला राष्ट्रपति बनना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं ये वाला राष्ट्रपति बनना चाहिए। जब काउंटिंग हुई तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। तो कहा गया है ये हो गई आपकी क्या, प्रथम चरण की क्या हो गई, आपकी वोटिंग हो गई। अब कहा गया है अब ये वाला व्यक्ति क्या हो गया, बाहर हो गया ना, इसका तो मतलब ही नहीं है जीतने का। तो ये कहा गया है कि इसके जो वोट्स हैं, इन वोट्स को इन लोगों में क्या कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए वोट्स का। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। समझ में आ रही है बात? एकल संक्रमण प्रणाली उसे कहते हैं जो व्यक्ति वोटिंग के दौरान बाहर हो गया हो अपने सिलेक्शन में, तो उसके वोट जो आगे चरण की वोटिंग होने वाली है उसके वोट आगे बांट दिए जाएँ, तो एकल संक्रमण प्रणाली होती है। अनुपातिक प्रणाली वो होती है कि आपको चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हों राष्ट्रपति पद के लिए, आपको सभी को वोट देना है। ऐसा नहीं कि आप एक को देके बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अनुपातिक मतलब कि सबको वोट देना है। एकल संक्रमण की मतलब है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में बाहर हो गया है पहले चरण में, तो उसके वोट को उठाकर बाकी जो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं उनमें बंटवारा कर दिया जाए। ठीक है, तो मान के चलो 2 व्यक्ति यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर मान के चलो फिर काउंटिंग होगी आपकी उसकी जहाँ पर आपके क्या नाम है, जहाँ पे 2 नंबर वाले सेकंड वाले व्यक्ति होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा वोटिंग नहीं करी जाएगी, वोटिंग तो एक ही बार होगी। वो अब क्या है कि आपकी काउंटिंग की जाएगी कि पहले तो यहाँ ड्रॉ हो गया एक नंबर से। अब बात आती है कि जो सेकंड वाले नंबर हैं उस पर कितने लोगों ने वोट दिया है। तो देखा जा रहा है कि भाई इसको भी दिया है, इसको दिया है, तो मतलब ये वाला व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिया है, तो इसका मतलब कि बी वाला जो है आपका वोटिंग जीत जाता है। पहला काउंट किया, पहला ड्रॉ हो गया, ड्रॉ होने के बाद सेकंड नंबर वाला काउंट किया तो चेक किया कि इसको 2 वोट मिले हुए हैं, इसको 1 ही वोट मिला हुआ है। इसका मतलब कि आपका जिसको ज़्यादा मिले हुए हैं वो वाला आपका वोट चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई आपकी द्वितीय चरण की मतगणना। ठीक है, और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण में बने हैं आपके राष्ट्रपति, उसका नाम पता है कौन है? वी गिरी। वी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चरण की गणना में राष्ट्रपति बने थे भारत के। सही में आ गई बात? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अनुपातिक प्रणाली का मतलब समझ में आ गया। वोटिंग आपको सभी को देनी है। एकल संक्रमण में ये होता है कि जो व्यक्ति वोटिंग से बाहर हो गया है उनके वोटर को उठाकर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उससे क्या है कि उनके वोटर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी इतनी बात? ये 2 वर्ड हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का क्या होता है, हमेशा निर्वाचन होता है, इसकी नियुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री वो होते हैं सांसद, वो अपने सांसद से उनका क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद जैसे मान लो बीजेपी जीत गई,
अब बीजेपी वालों का ये गठबंधन होता है कि हमारे में से प्रधानमंत्री वो कौन बनेगा, तो उसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि चुनाव। वो चुनाव जो लड़े हैं वो सांसद के रूप में लड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के क्या हैं, सांसद हैं, तो वो सांसद के जो चुनाव लड़े हैं वो वहाँ से निर्वाचन होकर आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो बने हैं वो उसकी नियुक्ति की गई है, ना कि उनका निर्वाचन हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों में वर्ड्स में अंतर पता होना चाहिए आपको कि निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर क्या है। ठीक है, आगे चलें। किसी को कोई डाउट हो आर्टिकल नंबर 54 के तहत, निर्वाचन मंडल पूरा, कोई डाउट हो कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता है? ठीक है, एकल संक्रमण प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली में पता चल गया अब। ठीक है, मिटा दूं आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 में है जो एकल संक्रमण प्रणाली है ना, उसके बारे में पता रखा है चुनाव प्रणाली कैसे कैसे होगी। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति पद का जो है आपका चुनाव प्रणाली बता रखी है कि किस प्रकार से उनकी प्रणाली चलेगी, जो मैंने आपको पूरा बता दिया ना, ये उसमें बहुत लिखा हुआ है कि वो प्रणाली कैसे कैसे डिस्क्राइब होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 56, जो राष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। एक क्वेश्चन ये बनता है, मान के चलो कोई राष्ट्रपति बना हुआ है और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो उसके कार्यकाल को पूरा करने के लिए बनेगा या फिर नया कार्यकाल चलाएगा? बताओ। नहीं, भारत के से 2 पद ऐसे हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। कहा गया है कि अगर मान के चलिए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मर जाता है तो जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो उसके कार्यकाल को पूरा नहीं करेगा, हालांकि वो अपने पूरे 5 साल करेगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े पद हैं, वो किसी के झूठा खाने के लिए नहीं बने हुए। झूठा खाने मतलब ये किसी ने छोड़ दिया और हमने ले लिया। कहा गया कि चाहे वो 1 साल में मरा हो, चाहे वो 5 साल को पूरा करने में 2 महीने पहले मरा हो, तो जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए बनेगा, ना कि वो पूरा करने के लिए। हालांकि जो राज्य के जो हमारे अपने जिले वाले जो होते हैं चुनाव, वो कार्यकाल पूरा करने के लिए होते हैं। तो राष्ट्रपति और हमारे कौन, उपराष्ट्रपति, एक मात्र 2 ऐसे पद हैं जो अपने पूरे काल को 5 साल के लिए करते हैं, ना कि जो छूटा हुआ वो काल। समझ में आ गई बात? तो राष्ट्रपति पूरा करेंगे अपने कार्यकाल को। तो कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति इसमें। ठीक है, आर्टिकल नंबर पुनर्निर्वाचन। ठीक है, आर्टिकल 57 में है क्या है आपका, पुनर्निर्वाचन है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन मतलब क्या है कि वही दोबारा से निर्वाचन होगा, पूरा सेम चलेगा जो मैंने बताया आपको पूरा। वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार क्या बने थे, राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब कि उनका कोई ओपोनेंट था ही नहीं, वो एकमात्र राष्ट्रपति पर खड़े किया और बन गए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चले। आर्टिकल नंबर 58 इम्पॉर्टेंट है। हालांकि राष्ट्रपति के आर्टिकल सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हालांकि क्योंकि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल जो चलते हैं राष्ट्रपति के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक एक करके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 क्या है आपका, राष्ट्रपति क्या होनी चाहिए, योग्यता। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। सबसे पहले भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। आयु 35 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, लोकसभा का लोकसभा की योग्यता हो। ठीक है, और लोकसभा की योग्यता में क्या है कि 25 वर्ष से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की उम्र है तो ये तो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक यहाँ भी है। हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं है यहाँ पे, वो तो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना आर्टिकल 124 में, वहाँ पे अलग आएगा पूरा गेम। लोकसभा की, राष्ट्रपति लोकसभा के ऊपर डिपेंड है और उपराष्ट्रपति उस पर डिपेंड है राज्यसभा से। हाँ, ठीक है, तो मेरी बात समझो।
भारत का नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु 35 वर्ष लिखी गई है, 35 वर्ष से ऊपर ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ना कि नीचे। और लोकसभा ये इसलिए कहा गया है कि लोकसभा की जो योग्यता है उसमें ये रखा है कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो 25 वर्ष है ना यहाँ पर, 35 अभी तो ही है। और लोकसभा में ये भी लिखा हुआ कि भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक भी है। सही में आ गई बात। तो बस एक नाम मात्र वाला पॉइंट रखा है कि लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता है तभी तो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भारत का नागरिक हो, आयु 35 ईयर्स से ऊपर हो, लोकसभा की योग्यता रखता हो। लेकिन इसमें एक बात आ जाती है कि ऐसे तो भारत में लाखों आदमी है जो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। भाई हमारी उम्र भी आएगी, हम 35 से ऊपर हो सकते हैं, हमारी उम्र भी आएगी, हम भारत के नागरिक हैं ही। तो क्या हम भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं? तो कहा गया है कि योग्यता में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, संसद की 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। 50 प्रस्तावक, 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदन होने चाहिए। चाहे तो वह 50 यहाँ से आ जाए, चाहे वह 50 यहाँ से आ जाए, चाहे 10 यहाँ से आ जाए, 15 यहाँ से आ जाए, मतलब कि 50 का रेशो चाहिए। 50 के कोई भी यहाँ से, कोई भी 10-15 जो यहाँ से आ जाए, 15-20 यहाँ से आ जाए, तो टोटल 50 होने चाहिए। चाहे वो एक सदन से भी आ सकते हैं, चाहे अलग सदन से भी आ सकते हैं, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, 50 होने चाहिए। तो वो कौन हो जाएंगे, आपके प्रस्तावक हैं। वो एक पेपर पे सबके साइन लेके जाएंगे और कहेंगे हमारी तरफ से ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए। ठीक, आ गए। अब कहा गया है कि चलो ठीक है, आपका काम हो गया पूरा। अब 50 अनुमोदक वो होंगे जो इस बात की क्लेरिफाई करेंगे कि हाँ यही व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो 50 प्रस्तावक यहाँ पर होंगे वो 50 अनुमोदक यहाँ पे नहीं होंगे, मतलब कि सेम आदमी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति प्रस्तावक में भी जा रहा है और वही व्यक्ति अनुमोदक में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब कि कम से कम 100 आदमी ऐसे चाहिए जो आपकी ये गारंटी लेते हैं कि ये भारत का राष्ट्रपति बनेगा। समझ में आ गई बात, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। तो कहा गया है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब कि टोटल 100 आदमी ऐसे होने चाहिए आपके जो आपको राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो। तो अब ये आदमी इकट्ठे करो पहले 100, तब जाके आप भारत के राष्ट्रपति बन सकेंगे। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हो गया योग्यता में। पहले क्या है, भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इसकी ईयर्स। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो है वो आपका 25 वर्ष है और राज्यसभा का 30 वर्ष है। आयु यहाँ पे कितनी है, 35 वर्ष है राष्ट्रपति की। और क्या नाम है आपकी उपराष्ट्रपति कितनी है, 35 वर्ष है। राज्यपाल की 35 वर्ष है। तो आदमी इनके सालों में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा की ये है और ये लोकसभा की है, ये राष्ट्रपति की है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके साल याद करके रखने हैं आपको। आगे बात समझ में, आर्टिकल 50 देखो 50 प्रस्तावक हैं, 50 अनुमोदक हैं। अनुमोदक भी मतलब देखो दोबारा सुनो, 50 प्रस्तावक हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ से 1 आ जाए, चाहे यहाँ से 49 आ जाए, चाहे 10 यहाँ से आ जाए, 15 यहाँ से आ जाए, कुछ भी करो, 50 आने चाहिए पहले प्रस्तावक। ये अपनी लिस्ट देंगे और चले जाएंगे बाहर। अब 50 अनुमोदक भी वो किसी भी सदन से आ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। लेकिन बात कहने की ये है कि जो प्रस्तावक यहाँ पे आए हैं वो अनुमोदक में नहीं होंगे, मतलब कि एक व्यक्ति 2 बार नहीं आ सकता। 50 अलग अलग व्यक्ति चाहिए, मतलब कि टोटल 100 आदमी चाहिए हमें राष्ट्रपति के चुनाव में से। ये लोग की बात क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा राज्यसभा भी डिपेंड है, विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। क्या प्रस्तावक है ना ये, तो प्रस्ताव पहले प्रस्ताव लेके आएंगे, उसके बाद अनुमोदन करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें यही आदमी चाहिए। तो वो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, विधानसभा से कोई मतलब नहीं है उसमें, वो सिर्फ चुनाव में भाग ले सकते हैं और। ठीक है, आगे चले। आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59 दशा, राष्ट्रपति की दशा मतलब कौन सी कंडीशन में राष्ट्रपति ये नहीं होना, ये है ध्यान रखना। योग्यता में क्या है कि ये होना चाहिए, ये क्या है, होना चाहिए। और यहाँ पे दशा में क्या होगा, नहीं होना चाहिए। हमारी बात, योग्यता में ये व्यक्ति अगर होगा तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। अगर ये उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें ये चीज़ पाई जाएगी तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जैसे
ठीक है। क्या है पहला, कि वो पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। समझ में आ रही है? अगर ये दशा किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। दिवाली का मतलब जानते हो क्या होता है? दिवाली का मतलब ये होता है कि आपने लोन ले लिया खूब सारा और आप उस लोन को चुका नहीं पा रहे हो, तो वो आप दिवालिया घोषित हो जाते हो। जैसे विजय मान लिया, वो दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक है, लोन ले लिया, 9,000 करोड़ का लोन ले लिया भारत सरकार से, अब वो चुका नहीं पा रहा है तो वो दिवालिया हो चुका है, तो वो अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, दिवालिया बात समझ में आ गई। लाभ का मतलब ये है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। अगर आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं तो आप भारत के किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधानमंडल के सदस्य या फिर संसद के सदस्य भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि यह ध्यान रखना कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए आपका, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए आप, विधानमंडल के भी कोई भी सदस्य नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे राष्ट्रपति थे कौन, रामनाथ कोविंद, वो क्या थे, वो बिहार के पहले क्या थे, राज्यपाल। क्या थे वो, बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हैं आपके पहले बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। ठीक है, चुनाव में खड़े हुए, कहा गया है कि वो चुनाव में खड़े हो गए थे, चुनाव को जीतने के बाद उन्होंने अपना राज्यपाल वाला जो पद है वो छोड़ा था। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी इन कार्य में हो, मतलब राज्यपाल हो, इन चीज़ों में हो, तो उसको सरकारी पद नहीं माना गया। समझ में आ रही है? इन चीज़ों को सरकारी पद नहीं माना गया है। अगर आप किसी भी सरकारी डॉक्टर हो, टीचर हो, वो तो सरकारी पद माने जाएंगे, लेकिन आप कोई संसद हो, सांसदों की चीज़ के, विधानमंडल में कोई आप विधानमंडल कोई आप सदस्य हो, तो आप वो आप किसी भी सरकारी नौकरी पे नहीं है। कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा कर रहे हैं, ना कि सरकारी सेवा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रामनाथ कोविंद पहले क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि मैं जीत गया हूँ, तब उन्होंने अपने पद को क्या कर दिया, त्याग दे दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपकी आर्टिकल नंबर 59 में दशा है आपकी राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 60, वो है शपथ। शपथ को कहते हैं ओथ। ठीक है, शपथ है आपकी। शपथ में है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शाबाश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अगर मान के चलो जब शपथ लेने का टाइम आ रहा हो और उसी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी की शादी में चला गया, और भाई वो उधर भाई दिलवानी है भाई वो शपथ, तो क्या होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्यों की संख्या है वो 33+1 है ना, और 1 कौन है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस अगर ये व्यक्ति अपने पद पर ना हो, खाली हो ये पद, तो कहा गया है कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को जो वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ होना चाहिए, ये नहीं कि कोई मुँह उठा कर बन जाए दे देगा, इनमें से जो वरिष्ठ होगा वो। अब ऐसा तो नहीं 33 आदमी चले जाएंगे, एक ना एक तो होगा यहाँ पर। तो कहा गया है कि अगर ये व्यक्ति अपने पद पर नहीं है या फिर किसी काम से बाहर जा रखा है, तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो वरिष्ठ हो वो राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाने की वो करेगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद है आर्टिकल नंबर लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है महाभियोग। ठीक है, सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने राष्ट्रपति पढ़ लिया ना, तो उसका मतलब उसने राज्यपाल पढ़ लिया, बस नाम बदलना है राज्यों में। कौन सा वेतन? सब इसमें बीच में आ जाएंगे उनके लिए, मतलब वेतन के बोले वो ये क्लोज होते हैं, क्लोज 55 का 1, 55 का 2, उसमें क्लोज में आ जाएंगे। ठीक है, बस उसमें हालांकि ये इतना नहीं पूछता है, बस वो ज़्यादातर शपथ के बारे में पूछता है, कार्यपालक का कितने कार्यकाल होता है, निर्वाचन कैसे होता है, ये सब पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, आर्टिकल नंबर लास्ट इसमें है राष्ट्रपति का महाभियोग।
लास्ट क्या है आपका? महाभियोग। महाभियोग किसी राष्ट्रपति को कब लगेगा? किसी को पता है कि कब लगेगा, कैसे लगेगा राष्ट्रपति के चुनाव पे? कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति विदेशी प्रभाव में आ जाए, विदेशी प्रभाव में आ जाए, संविधान का उल्लंघन करता पाया जाए, ठीक है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब ये ध्यान रखना कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा। ठीक है, ये शुरू में चल रहे हैं हमारे साथ, आ रहे हैं हमारे साथ शुरू से ही। कहा गया है राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए बुलाया जाता है, ना कि बाहर निकालने के लिए। क्लियर होगी बात? अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जो लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये भी राष्ट्रपति के ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आती है बात कि जो आपकी महाभियोग है, महाभियोग वो जो है आपका किस सदन से शुरू होता है? लोकसभा से होता है या राज्यसभा से होता है? ठीक है, कहा गया है कि वो आपकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया आपकी किसी भी सदन से हो सकती है, लोकसभा से भी या फिर राज्यसभा से भी। समझ में आ रही है? वो प्रक्रिया आपकी किसी भी सदन से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रक्रिया में कम से कम 1/4 होने चाहिए, मतलब कि 25% होने चाहिए। समझ रहे बात को? मतलब अगर लोकसभा के लोगों ने ये सोचा कि हमें राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है, तो कम से कम 25% लोकसभा जो सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति गए और राष्ट्रपति महाभियोग लग गया। उस सदन के कम से कम 25% होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि प्रक्रिया जो है किसी भी सदन से शुरू हो सकती है और कम से कम 1/4, ये वाला जो आपका फ्रैक्शन है वो याद रखना, क्योंकि याद पूछता है कि कितना % है ना, तो 1/4 या फिर 25% आदमी होने चाहिए जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ध्यान रखना, ये आपकी शुरुआत की बात की गई है। ठीक है, शुरुआत कर दी। अब ये बात किसको पता चलेगी? राष्ट्रपति को पता चल जाएगी मेरे ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग गई है। तो कहा गया है राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय है इसको रोकने के लिए, मतलब कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास 14 दिन का समय होता है कि वो प्रक्रिया के बाद, यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो प्रक्रिया के बाद उसके बाद 14 दिन का समय होता है कि अपने आप को बचाने की। अगर वो बचा लेता है तो ठीक है, नहीं बचा पाता तो हट जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में कि कितने दिनों का टाइम मिलता है राष्ट्रपति को, वो कितने दिन का है? 14 दिनों का। इतनी बात समझ में आ गई? इन केस ये प्रक्रिया शुरू आ गई, 14 दिन का टाइम मिल गया राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम मिल गया। अब बात करो कि अब ये राष्ट्रपति इन लोगों को बचा नहीं पाया, मतलब समझा नहीं पाया और उसमें महाभियोग लगाना ही लगाना है। तो कहा गया है लोकसभा प्लस राज्यसभा के कम से कम 2/3 बहुमत होने चाहिए, मतलब कि 66% बहुमत होने चाहिए इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए। शुरुआत में 1/4 मतलब कि 25% किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। अंत करने के लिए मतलब कि हमें करना ही करना है, हम 14 दिन के बाद टाइम दे दिया ना, 14 दिन के बाद लोकसभा राज्यसभा के मतलब कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब कि 66% बहुमत चाहिए और ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गई? महाभियोग की प्रक्रिया मतलब उस राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ठीक है, और कैसे हटा सकता है? या फिर वो विदेशी प्रभाव में आ जाए या फिर वो संविधान का उल्लंघन करता हो पाया जाता है तब। ठीक है, और क्या नाम, प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य, ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये कौन है आपके? ये आपके हैं मनोनीत सदस्य।
ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग में, ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है, जब प्रक्रिया शुरू होगी तो प्रक्रिया किसी भी संसद से शुरू हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 1/4 या फिर 25% का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, बहुमत जब शुरुआत हो जाएगी तब कम से कम राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय मिलता है अपने आप को मतलब कि गिल्टी ना कर, मतलब कि दोषी ना पाने के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है उसे। अगर उसने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो राज्यसभा या लोकसभा से 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब कि 63% चाहिए, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद को कम से कम 6 महीने के भीतर भरवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।